तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल G2U पर। सबसे पहले मैं आपको आज धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार और आपकी फैमिली में सभी में खुशहाली बनी रहे और माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बने रहे। तो देखो, आज हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं मैथ के जो सामान्य गणित का जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कौन से टॉपिक आएंगे और कौन से जैसे मैथ में कौन से टॉपिक है वो पशु परिचय भर्ती 2023 में शामिल किए गए हैं और उनको आपको देखना है कि हाँ ये मैथ में टॉपिक आएगा। उसको आगे हम सरल क्लास आपके लिए लेके आएंगे, वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे प्रतिशतता की, औसत की, क्षेत्रफल की, आयतन की, लाभ हानि की, वो अलग अलग क्लास हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है प्रतिशतता। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्रतिशतता। अब इसमें भी देखना है कि कौन से जो टॉपिक है वो शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रतिशतता होती क्या है। प्रतिशतता का मतलब क्या हुआ? प्रति प्लस शत। आपको पता ही है कि प्रत्येक संख्या के बटे में यदि 100 रहता है तो वो संख्या कौन सी मानी जाती है? प्रतिशतता निकलती है। और प्रतिशतता में कौन से टॉपिक में आपको प्रतिशतता निकालने हैं? सबसे पहले इसमें आएगा अनुपात। क्या आएगा? अनुपात। तो सबसे पहले आपको अनुपात निकालना है, फिर और अनुपात के बाद में उस अनुपात की प्रतिशतता निकालनी है। तो सबसे पहले आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। और अनुपात कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कोई संख्या का किसी संख्या से अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात कैसे निकालेंगे? जिस संख्या का अनुपात निकाल रहे हैं उसको तो कहां लिखेंगे? ऊपर। और जिस संख्या से अनुपात निकाला जाता है उसको कहां लिखेंगे? नीचे। अनुपात के बारे में हम बात करते हैं कमी और वृद्धि की प्रतिशतता। क्या करनी है आपको? कमी और वृद्धि की प्रतिशतता। तो सबसे पहले तो आपको कमी नोट करनी है और कमी के बाद में वृद्धि नोट करनी है। बाद में उन दोनों की अलग अलग प्रतिशतता निकालनी है। कमी की प्रतिशतता निकालने के बाद आप किसकी प्रतिशतता निकालोगे? वृद्धि की प्रतिशतता। लेकिन कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें कमी और वृद्धि दोनों हो जाती हैं, तो उसको हम किसमें शामिल करेंगे? जैसे मिश्रण। आपने नाम सुना है मिश्रण। तो आपको मिश्रण में प्रतिशतता निकालनी है। जैसे कमी और वृद्धि साथ में हो रही है। मिश्रण के बाद में आपको चुनाव। कौन सा टॉपिक शामिल किया गया है? चुनाव। मान लीजिए कोई भी मिश्रण है उसमें हम चुनाव करते हैं, मतलब कोई संख्या वगैरह चुनते हैं या कोई वस्तु है उसका जो प्रतिशतता का अनुपात निकालते हैं। तो चुनाव मतलब क्या है? चुनने के बाद उसकी प्रतिशतता निकालने में। और उसके बाद में प्रतिशतता में एक टॉपिक और शामिल किया गया है, आप सभी जानते हो, जनसंख्या की प्रतिशतता। जनसंख्या की क्या निकालनी है आपको? प्रतिशतता निकालनी है। अब जनसंख्या में प्रतिशतता किसी प्रकार से आ सकती है, जैसे जनसंख्या की कमी की प्रतिशतता, जनसंख्या की वृद्धि की प्रतिशतता, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है उसकी प्रतिशतता। इस टाइप से आपको प्रतिशतता निकालना है। तो एक बार प्रतिशतता में कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो कौन सा शामिल किया गया है प्रतिशतता के बाद में। दूसरा टॉपिक कौन सा है? देखो, दूसरा टॉपिक है दोस्तों लाभ और हानि का। कौन सा टॉपिक है? लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि का। अब लाभ और हानि में आपको सबसे पहले टॉपिक जानने से पहले हम देख लेते हैं कि लाभ और हानि समझेंगे कैसे। उससे पहले आपको दो मूल्य निकाले जाते हैं। जैसे एक तो होगा क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य होगा? क्रय मूल्य। एक तो होगा क्रय मूल्य तथा दूसरा होगा विक्रय मूल्य। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो जैसे कोई वस्तु खरीदते हैं, क्रय मूल्य यहां लिख देता हूं मैं, क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है तो हमें मूल्य देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जब किसी वस्तु को खरीदने पर दिया जाने वाला मूल्य, ठीक है, ये तो होगा क्रय मूल्य। अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य कौन सा होता है? जब वस्तु हम खरीदते हैं, जब वस्तु खरीदते नहीं, जब वस्तु बेचते हैं तो हमें जो मूल्य प्राप्त होता है
उसको कौन सा मूल्य बोलते हैं? विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य बोलेंगे? विक्रय मूल्य। तो एक बार मैं लिख देता हूं, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तब प्राप्त मूल्य कौन सा मूल्य कराएगा? विक्रय मूल्य। यदि आपको इन दोनों के बारे में जानकारी है या नॉलेज है तो आप लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको दो मतलब इनके बारे में कि लाभ कब होगा, हानि कब होगी। तो देखो दोस्तों, जब क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से छोटा होगा। ध्यान रखना है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से छोटा होगा तब आपको क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लाभ। और यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा है तब क्या प्राप्त होगी? हानि। देखो नॉर्मल सी बात है, जब आप कोई वस्तु खरीदा तो बी का मान आपने 400 रुपये में खरीद ली और आपने 600 रुपये में बेचा, तो आपने फायदो होगो या घाटो होगो? फायदो होगो। अरे यदि कोई वस्तु आप 150 रुपये में खरीद ली ने 50 रुपये में बेचा तो अपन क्या होगो? हानि होगी। मतलब जो को फायदो होगा तो क्या बोलांगा? लाभ बोलांगा, और जो कि घाटो होगा क्या बोलांगा? हानि बोलांगा। तो आपको देखो इन दोनों बातों का याद रखना है कि यदि क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से छोटा होगा तब तो क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त होगा। यदि क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा हो गया तब क्या प्राप्त होगा? हानि प्राप्त होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद में इसमें बात करते हैं मिश्रण की। देखो मिश्रण के बारे में हम नॉर्मल सा मैं आपको समझा देता हूं कि मिश्रण का जो लाभ हानि वो कैसे निकालने हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो दोस्त हैं, उन्होंने आपस में वो वस्तु खरीद ली, ठीक है, तो वो बेचते हैं, हानि जैसे वो बेचते हैं तब उसको हानि हो रही है या लाभ हो रही है, पहले वो नोट करना पड़ेगा हमें, और वो नोट करने के बाद में इसमें लाभ और हानि की, और मैंने बताया था कि प्रतिशतता निकालते हैं ना, तो लाभ और हानि की हम प्रतिशतता भी निकालते हैं। देखो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, लाभ और जैसे लाभ की आपको प्रतिशतता निकालनी है, किसकी? लाभ की प्रतिशतता। तो देखो लाभ की प्रतिशतता हम कैसे निकालेंगे? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा प्रतिशतता निकालने का आपको क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम हानि की प्रतिशतता निकाल सकते हैं। हानि की प्रतिशतता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, ये आपको हानि की प्रतिशतता निकालनी है। ठीक है, उसके बाद में मिश्रण के बाद में हम बात करते हैं, इसमें एक टॉपिक और भी शामिल किया है, बेईमानी। नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए बेईमानी का क्या से, मान लीजिए दो व्यक्तियों ने वस्तु है वो साथ में खरीदी और साथ में उसको बेचते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत मेल जोड़ हो जाता है, तो उस हिसाब से हम लाभ और हानि ज्ञात करते हैं। एक बार में उसमें लगाते हैं बट्टा। क्या लगाते हैं? तो देखो दोस्तों, हम बट्टा के बारे में बात कर रहे थे। देखो बट्टा कैसे निकालते हैं? जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उसमें हमें विशेष छूट दी जाती है, जैसे 5% की, 8% की, या फिर उस पे बट्टा लगाया जाता है कि हाँ 8% उस पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। तो वो आपको नोट करके उसमें क्या निकालना है? लाभ हो रही है या हानि हो रही है, वो आपको निकालना है। तो एक बार जल्दी से इस 5 सेकंड का टाइम आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि अगला टॉपिक कौन सा शामिल किया गया है। तो देखो मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं हम औसत की, ऑन एन एवरेज। औसत किसकी बात करेंगे? औसत की। तो देखो औसत में कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं। सबसे पहले आपको औसत के बारे में पता होना चाहिए, ऑन एन एवरेज जो हम निकालते हैं, और औसत में आपको किस किस का टॉपिक जो शामिल किए गए इसका औसत निकालना है। जैसे एक तो होगा आयु का औसत, आयु का औसत। देखो हमें ये तो पता है कि आयु का औसत निकालने के लिए सबसे पहले देखो आयु में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वो नोट याद करना है। तो मैं दो बातें आपको बता देता हूं। देखो पूर्व या पहले की, पूर्व या पहले की, पूर्व या पहले की आयु यदि आपको निकालनी है, ठीक है ना,
तो उसमें जो हम आयु मानकर चलते हैं वर्तमान आयु, उसमें कमी करनी है या वृद्धि करनी है। तो देखो पूर्व या पहले की आयु है उसमें जितना भी दिया गया है, जैसे 4 वर्ष पूर्व की आयु है, 8 वर्ष पूर्व की आयु है, 6 वर्ष पूर्व की आयु है, तो उसमें आपको क्या करनी है, कमी करनी है। जैसे मान लीजिए आप 10 साल के हो, तो 4 साल पहले कितने साल के थे, 6 साल के हो गए ना। तो इसमें तो आपको क्या करनी है, जैसे वर्तमान आयु आपने x मान ली और 4 साल पहले ही निकालनी है, तो क्या कर देना है x - 4। बाद या पश्चात की आयु, बाद या पश्चात की आयु, पश्चात की आयु, इसमें आपको जो वर्तमान आयु माननी है ना, उसमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है। जैसे आज आप मान लीजिए 10 साल के हो, तो 6 साल बाद कितने हो गए, 16 के हो गए। तो बाद या पश्चात की आयु होगी ना, उसमें वर्तमान आयु मानेंगे, उसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे आज आपकी वर्तमान आयु x मान लिए, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो गई, x + 6 हो गई। आयु के बाद में औसत में किसकी निकालना है, जैसे कोई गलती, ठीक है, गलती का औसत निकालना आपको, ठीक है। उसके बाद में हम कौन सा शामिल कर रहे हैं, गलती का देखो औसत कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गलती मान लीजिए नोट कर लेते हैं, हम कमी नोट करते हैं, उसका औसत निकालने के लिए बाद में आपके पास 2 टॉपिक आएंगे, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात, अनुपात निकालने के लिए मैंने तरीका बताया दिया आपके पास। जो भी संख्या है, किसी संख्या का हम दूसरी संख्या से अनुपात निकाल रहे हैं, तो देखो जिस संख्या का अनुपात निकालते हैं ना, उसको तो लिखते हैं ऊपर, और जिस संख्या से अनुपात निकाला जाता है उसको कहां लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और समानुपात, देखो अनुपात के बाद में एक टॉपिक और इसी का है समानुपात। तो समानुपात कैसे होता है, जैसे मान लिया आपने अनुपात निकाले, 2 अनुपात निकाले, 3 अनुपात निकाले, वो यदि समान राशि प्राप्त हमारे पास होती है, जो रेशियो समान प्राप्त होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। फिर आयु का अनुपात निकालना आपको, मान लीजिए आयु का अनुपात, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का अनुपात निकालना है, या फिर माँ बेटी की आयु का अनुपात निकालना है, बाप बेटी की आयु का अनुपात निकालना है, भाई बहन की आयु का अनुपात निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर निकालना आपको मिश्रण का अनुपात, किसका अनुपात निकालना है, मिश्रण का अनुपात निकालना है, और इनका औसत भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे मिश्रण का अनुपात निकाल लिया और कोई चुनाव करते हैं, मान लीजिए चुनाव का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए कोई मिश्रण है, उसमें चुनी हुई संख्या का जो औसत निकालते हैं, वो क्या हो गया, चुनाव, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, कि अगला टॉपिक कौन सा है। अब अगले टॉपिक देखो, ये सबसे हार्ड लगता है, लेकिन ट्रिक वाइज करेंगे ना तो सबसे कोई ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है। किसकी बात करेंगे, ब्याज की। किसकी बात करेंगे, ब्याज की। अब देखो 2 तरीके से हम ब्याज निकालते हैं। पहला एक तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। कौन सा हो गया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में दूसरे ब्याज की बात करेंगे तो वो तो है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज निकालने के लिए और चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए 2 सूत्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या सूत्र होगा, साधारण ब्याज P गुणा R गुणा T बट्टे 100। इसमें हमें देखना कि P क्या है, R क्या है, T क्या है। तो P का मतलब तो हो गया प्राइस। क्या हो गया, प्राइस। और प्राइस क्या होता है, जो मूलधन हमारे पास जो पहले राशि होती है उसी को क्या बोलते हैं, P मतलब प्राइस, मूलधन हो गया। और R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया रेट। रेट मतलब दर, कि इसमें कितनी दर लग रही है। और T का मतलब हो गया टाइम। टाइम का मतलब समय, कि कितने वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। तो देखो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद हो गया, P गुणा R गुणा T बटे 100। जहां P हो गया प्राइस, मूलधन हो गया, R हो गई रेट, दर हो गई, T हो गया टाइम, समय होगा। अब दूसरी बात करते हैं चक्रवर्ती ब्याज की। किसकी बात करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज की। तो देखो चक्रवर्ती ब्याज ऐसे तो निकलेगा नहीं, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मिश्र धन। मिश्र धन में से जो आपके पास मूलधन दिया गया है उसको घटाओगे तो क्या मिलेगा हमें, चक्रवर्ती ब्याज। तो आपको इसका सूत्र होगा मिश्र धन माइनस
मूलधन। अब सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। और मिश्र धन कैसे निकालते हैं? तो मिश्र धन निकालने का हमारे पास सूत्र है मिश्र धन बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की घात T। अभी भी मैंने बताया था P का मतलब क्या हो गया? प्राइस, मूलधन हो गया। R का मतलब क्या हो गया? रेट, जो दर लग रही है वो हो गई। और T का मतलब क्या होगा? टाइम, समय होगा। इसमें देखो एक होता है कि जैसे जैसे हम दर को बढ़ाते जाते हैं या समय को बढ़ाते जाते हैं तो दर कम होती जाती है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। और यदि हमारे पास मिश्र धन आ गया तो उसमें से मूलधन घटा देंगे तो हमें कौन सा ब्याज प्राप्त हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ये है दोनों ब्याज। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं आपको। सबसे पहले कौन सा है? साधारण ब्याज। दूसरा कौन सा है? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज निकालने के लिए आपके पास सूत्र होगा P गुणा R गुणा T बटे 100, जिसमें P हो गई प्राइस, मूलधन हो गया, R हो गई रेट, दर हो गई, और T हो गया टाइम, समय होगा। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है? तो आपको ध्यान में रखना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन निकालना पड़ेगा। और मिश्र धन कैसे निकालोगे? ये होता है P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 की घात T, जहां P वही हो गया प्राइस, मूलधन हो गया, R क्या हो गई? रेट, दर हो गई, और T क्या हो गया? टाइम, समय हो गया। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास 2 सेकंड का टाइम है, फिर हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो आप ऐसे मत सोचना कि इसमें इतना ही है, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उसकी हम अलग अलग क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि अभी तो मैं बस नॉर्मल सा जो आपके पास सिलेबस है उसमें कौन से टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं, बाद में हम बात करेंगे कि कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है। अब आपने जो साइंस में भी शामिल होता है, मैथमेटिक्स में भी शामिल होता है, समय, दूरी, चाल। समय, चाल, दूरी। देखो इस पे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई, इसका क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और देखो समय, दूरी और चाल कैसे निकालते हैं, इसके पास एक सूत्र होता है, 1 से 3 बना लेते हैं हम। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल। देखो यदि हमें समय नोट करना है तो जो हमारे पास दूरी दी गई है उसमें चाल है, उसको डिवाइड कर देते हैं चाल से, तो क्या प्राप्त हो जाता है? समय प्राप्त किया जाता है। देखो इसमें समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया। यदि हमें समय ज्ञात करना तो आपके पास कौन सा सूत्र होगा? दूरी बटे चाल होगा। यदि मान लीजिए इसमें से चाल ज्ञात करनी है, आपको क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है, तो आपको क्या कर देना? दूरी, और जो ये समय इधर है इसको इधर ले आओ, दूरी बटे क्या होगा? समय होगा। कि भी हमें चाल ज्ञात करनी है, मान लीजिए कोई वाहन है कितनी स्पीड से चल रहा है, तो जो दूरी है उसको समय से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और यदि हमें चाल ज्ञात कर ली, समय ज्ञात कर ली, यदि हमें दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है, तो इसको कर देते हैं चाल गुना समय। मतलब कितनी दूरी है तो किस चाल से चल रहे हैं उसको समय से अब की बार डिवाइड नहीं करना है, अब करना आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद समय और कार्य से संबंधित क्वेश्चन, समय तथा कार्य से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में जो पाइप टंकी है वो कितनी टाइम में भर जाती है, वो समय कार्य है उसी से संबंधित है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन है वो मतलब सोल्व करने हैं। तो जल्दी से इसका छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 1 सेकंड का टाइम है, फिर हम इसको मिटाकर आगे सिलेबस की बात करते हैं। तो चलो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब आपके पास 2 टॉपिक आएंगे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो दोनों टॉपिक ही क्या है? बड़े हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं? क्षेत्रफल की। देखो क्षेत्रफल में ना सरफेस एरिया, ठीक है, उसमें कौन सी आकृति आपके पास शामिल की गई है? जैसे आयत हो गया, पहली कौन सी हो गई? आयत। दूसरी कौन सी हो गई? वर्ग हो गया। और तीसरी कौन सी हो गई? वर्ग का क्षेत्रफल भी शामिल किया गया है। और वर्ग के क्षेत्र के अलावा जैसे चतुर्भुज है, बहुभुज है, त्रिभुज है, उनको भी शामिल किया गया है। 4 नंबर हो गई चतुर्भुज, 5 नंबर हो गई बहुभुज, और 6 नंबर हो गई त्रिभुज। ठीक है,
इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आयत, आपको मैं नॉर्मल सा बता रहा हूँ, सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। आयत क्या होती है? तो आयत की आपको परिभाषा तो याद होगी कि आयत कौन सी आकृति होती है? तो चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। अब ये भी मत कर देना कि आमने सामने की भुजा समान हो गई तो वो आयत हो गया। आपको आयत की एक खासियत और ध्यान में रखनी है कि जिसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपको, आयत में अगर हम विमा की बात करें, विमा तो वो कितनी होगी? आपको मतलब बेसिक सा पता है कि आयत में लंबाई तथा चौड़ाई होती है, तो कितनी विमा होगी इसकी? 2 विमाएं। उसके बाद में दूसरी आकृति की बात करते हैं, वर्ग। वर्ग कौन सी आकृति होगी? तो चार भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें भी वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। बाद में हम इसकी बात करेंगे आगे, जो क्लास लेके आएंगे तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है। उसके बाद में आपके पास है वर्ग। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, वर्ग और गोले में क्या फर्क है? वर्ग और गोले में क्या फर्क है? तो देखो, वह जैसे गोलाकार सर्किल है, दोनों गोलाकार सर्किल हैं, और देखो इसको हम वर्ग भी बोल सकते हैं, गोला भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आयतन रहित क्षेत्र होगा ना, वो तो क्या होगा? वर्ग होगा, और जिसमें आयतन होगा वो क्या होगा? गोला होगा। इसमें क्षेत्रफल, इसका परिमाप है, इसकी परिधि। एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, वर्ग में वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, किसका परिमाप लिखते हैं? वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप होता है ना, वर्ग की परिधि ही उसका परिमाप होता है। परिधि उसका क्या होता है? परिमाप होता है। क्यों? परिमाप का मतलब क्या है? परि मतलब चारों ओर, परि का मतलब क्या हो गया? चारों ओर। और माप का मतलब, देखो परि का नाम लेती हंसी आ रही है सबको, मुझे पता है, लेकिन परि का मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। परि, परि का मतलब हिंदी में आपने पढ़ा होगा, परि का मतलब चारों ओर, और माप का मतलब चारों ओर की जो माप होगी वही उसका क्या होगा? परिमाप होगा। अब देखो वर्ग में चारों ओर का जो माप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है। तो आपको ध्यान में रखना है, वर्ग का परिमाप है वो वर्ग की परिधि के ही बराबर होता है। ठीक है। उसके बाद में एक आकृति शामिल की गई है, बहुभुज। यह आकृति आपको समझनी है, ये मैं यही बता देता हूं आपको बहुभुज क्या होता है। देखो ये जो आकृतियां होती है ना, जैसे चतुर्भुज हो गई, त्रिभुज हो गई, पंचभुज हो गई, षष्ठभुज हो गई, सप्तभुज हो गई, नवभुज हो गई, ये सभी बहुभुज हैं। तो आपको बहुभुज में क्या नोटिस करना है कि वह मतलब दो से अधिक भुजाओं से घिरी वह बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। बहु मतलब बहुत सारी भुजा। तो आपको ध्यान रखना है कि दो से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। जैसे त्रिभुज हो गया तो वो भी तो बहुभुज है। कैसे? ऐसा बहुभुज बताया जिसकी 3 भुजाएं हैं, वो क्या हो गया? 3 भुजा वाला बहुभुज हो गया त्रिभुज। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। और यदि जिस बहुभुज में 4 भुजाएं शामिल है वो बहुभुज क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। जिस बहुभुज में 5 भुजा शामिल है वो क्या हो गया? पंचभुज हो गया। और जिस बहुभुज में 6 भुजा शामिल है वो क्या हो गया? षष्ठभुज हो गया। और जिस बहुभुज में 7 भुजा शामिल है वो क्या हो गया? सप्तभुज हो गया। इस तरीके से 8 भुजा वाले क्या बोल देंगे? अष्टभुज बोल देंगे। इनमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, विकर्ण। देखो आपने विकर्ण का नाम सुना होगा, आकृति में देख के आप विकर्ण भी निकाल सकते हो, लेकिन विकर्ण की एक अपने आप में परिभाषा होती है। किसकी बात कर रहे हैं? विकर्ण की। और दोस्तों आप इस पे नोटिस करना कि विकर्ण की जो परिभाषा होती है ना, उससे विकर्ण निकालना आसान हो जाता है। भाई हमें चतुर्भुज में विकर्ण है, वो हम यूं घुमा देते हैं, हाँ भाई ये विकर्ण हो गया, ये हो गया। ठीक है। यदि आपके पास आकृति आ गई पंचभुज और षष्ठभुज, तो आप विकर्ण कैसे उसमें मतलब नोट करोगे विकर्ण क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है विकर्ण वह हो जाती है किसी आकृति में, मैं एक बार लिख देता हूं, किसी, आप नोट कर लेना, किसी आकृति में पास वाले शीर्षों को छोड़कर, पास वाले शीर्ष को छोड़कर अन्य शीर्ष को मिलाने वाली, अन्य शीर्ष को मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाती है। तो आपको ध्यान में रखना है
कि किसी आकृति में पास वाले शीर्ष को छोड़ दिया, बाकी सभी अन्य शीर्ष को मिलाने वाली भुजा क्या होती है? विकर्ण कहलाती है। अब एक क्वेश्चन आ गया जैसे कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, आप त्रिभुज की आकृति बनाओ। यहां बना लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज बना लिया, कितने शीर्ष हैं इसमें? ए बी सी हो गया। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? अब चलो शीर्ष का तो आपको पता ही होगा, शीर्ष क्या होता है? जहां पे दो भुजाएं मिलती है और वहां पे एक बिंदु विशिष्ट होता है, वो कौन सा हो गया? कौन सा बिंदु हो गया? शीर्ष हो गया। त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हो गए। अब इसमें विकर्ण की बात करते हैं तो इसमें विकर्ण होते हैं दोस्तों शून्य, और वो शून्य कैसे हो गया? अगर आपने ये परिभाषा पढ़ ली तो विकर्ण का जो मान है कि कितने विकर्ण है इसमें, कितने विकर्ण है या नहीं है, वो आप आसानी से नोट कर सकते हो। जैसे ये त्रिभुज होगा, इसमें इस शीर्ष की बात करें, इस शीर्ष के पास वाले शीर्ष कौन से हो गए? बी भी पास वाला है, सी भी पास वाला है, तो अन्य कोई शीर्ष इसमें बचा या नहीं बचा? तो विकर्ण की संख्या कितनी होती है? शून्य होती है। एक बार चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। ए बी सी डी कोई चतुर्भुज हो गया, तो देखो इसमें कितने शीर्ष हैं? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। अब बात करते हैं ए शीर्ष से, इसके पास वाले शीर्ष कौन से हो गए? बी हो गया, डी हो गया, बाकी अन्य कौन सा? सी। तो आप इसको सी से मिला दो, ये क्या हो गया? विकर्ण हो गया। बी बिंदु पे आओ, बी बिंदु के पास वाले शीर्ष कौन से हैं? ए है, सी है, बाकी कौन सा रहेगा? डी होगा, तो डी से मिला दो, तो विकर्ण कितने हो गए? 2 विकर्ण हो गए। इस तरीके से यदि आपके पास पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज जैसी आकृति आ गई ना, तो उसमें आप विकर्णों की संख्या बता सकते हो। और इसका एक फायदा आपको ये भी है कि आप जब रीजनिंग में क्वेश्चन करते हो ना, एक आकृति आ जाती है उसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो विकर्ण वाली विधि से करोगे तो आपका आसान होगा तरीका। ठीक है, उसके बाद में हम बहुभुज की परिभाषित कर लिया कि बहुभुज क्या होता है कि दो या अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति, दो भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसमें भुजाएं कितनी होती हैं? 2 से ज्यादा, वही आकृति बहुभुज कहलाती है। बहुभुज अपने आप में कोई नहीं होता है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, वह सभी बहुभुज ही हैं। अब मैंने बताया था कि 3 भुजा वाला क्या हो गया? त्रिभुज, 4 भुजा वाला क्या हो गया? चतुर्भुज, 5 भुजा वाला क्या हो गया? पंचभुज हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं त्रिभुज की। तो दोस्तों आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ना पहले त्रिभुज को प्रकार पता होना चाहिए। चलो बताओ त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? अब देखो नॉर्मल से बेसिक सी बात है कि 3 प्रकार सुने आपने, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि नीचे एक टॉपिक शामिल हो रहा है त्रिकोणमिति का, और सभी बच्चों को पता है कि त्रिकोणमिति का नाम आते ही एक त्रिभुज का नाम याद जरूर याद आता है। वो त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज को सबको पता है कि वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। तो चलो हम बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। तो देखो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है त्रिभुज के कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार से। जैसे एक तो होगा समबाहु त्रिभुज, एक हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, एक हो गया विषमबाहु त्रिभुज, एक हो गया समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या सूत्र होगा? √3/4 भुजा स्क्वायर। और यदि हम समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? तो वह त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान माप की होती हैं तथा एक अन्य भुजाएं अलग माप की होती है, वो कौन सा होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? तो वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की माप अलग अलग होती है, वो कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। और एक चौथा जिसके बारे में हमने बात कर ली है, कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, अगर हम किसी आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो आपको यदि 3D वाली आकृति मिल रही है, कौन सी आकृति? 3D वाली, जिसमें त्रिविमीय तल होता है, तो उसमें क्षेत्रफल निकलता है 2 प्रकार से। कितने प्रकार से निकलता है? 2 प्रकार से। देखो कौन सा होगा 2 प्रकार? क्षेत्रफल के 2 प्रकार कौन से होते हैं? क्षेत्रफल, इसमें एक तो होगा पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा होगा? पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक इसमें होगा कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कौन सा होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल सा उदाहरण लेते हैं,
आप जिस क्लासरूम में बैठे हो ना उसको ले लो। देखो क्लासरूम में आपको देखने को मिलेगी कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें हैं। जैसे ये दीवार, इसके जैसी ये दीवार है, इसके जैसी ये दीवार है, तो 4 तो दीवार हो गई। तो देखो चारों ओर का जो क्षेत्रफल निकालते हैं ना, कौन सा क्षेत्रफल, केवल चारों ओर का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो तो होगा पार्श्व या वक्रपृष्ठीय। यदि इस क्षेत्रफल में हमने छत वाला और फर्श वाला भाग को शामिल कर लिया तो कौन सा क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको ध्यान में रखना है जो 3D की जो आकृति आती है उसमें क्षेत्रफल दो प्रकार से निकालना है। एक तो होता है पार्श्व पृष्ठीय, एक होता है वक्र पृष्ठीय। जैसे आपने नॉर्मल सा इक्वेशन देखा बहुत बार आता है इक्वेशन, जैसे सफेदी करते हैं तो उसमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको पता है कि चारों दीवारों पे सफेदी होती है और छत वाले भाग पे भी सफेदी कर सकते हैं, लेकिन कौन से क्षेत्रफल पे सफेदी नहीं कर सकते, फर्श वाले पे। तो इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है वो कौन सा आएगा, तो दोस्तों देखो अगला टॉपिक है वो कौन सा आने वाला है, आयतन से संबंधित। किससे संबंधित है, आयतन से संबंधित। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले नॉर्मल सी बात यह है कि आयतन, मान लीजिए कोई प्रकार की आकृति का जो पात्र है उसमें जो हम द्रव वगैरह कोई वस्तु चीजें वगैरह वो भरते हैं ना, तो उसका जो अंदर वाला जो क्षेत्र होता है ना वो आयतन से संबंधित होता है। इसमें कौन सी आकृति शामिल की गई है, बेलन। कौन सी आकृति, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, बेलन। 9वीं और 10वीं गोला। दूसरी आकृति कौन सी है, गोला। तीसरी कौन सी है, शंकु। और चौथी कौन सी है, घन, घनाभ। सॉरी दोस्तों देखो हम घन और घनाभ को ना इससे पहले लेंगे, घन तथा घनाभ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि घन और घनाभ को मैंने पहले क्यों लिया है। क्यों, आप छोटी क्लास में जब छठी में स्टार्ट करते हो पढ़ना तो आप सबसे पहले मुझे पता है कि यही पढ़ते हो आयत तथा वर्ग, पढ़ते हो ना, तो इसलिए मैंने घन तथा घनाभ को इससे पहले लिया है। और बेलन, गोला, शंकु इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम घन और घनाभ की बात करते हैं। आपने यदि आयत ध्यान से पढ़ा तो आकृति पहले मैं व्याख्या कर रहा हूं थोड़ी थोड़ी। देखो बाकी हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन सा सिलेबस आने वाला, बाकी हम इसमें डिटेल से जब आपकी अलग अलग टॉपिक की क्लास कराएंगे ना उसमें हम डिटेल से बात करेंगे एकदम कि इसमें आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, दो प्रकार के जो क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं वो क्या होते हैं, आकृति बनती कैसे, एक बार मैं नॉर्मल से बता देता हूं। घनाभ, तो आपको देखो घनाभ आकृति कौन सी होती है, वह आकृति या फिर आयताकार फलकों से बनी आकृति कौन सी होती है, घनाभ। आयताकार फलकों से बनी आकृति कौन सी होती है, घनाभ। अब घनाभ में हम, मैंने बताया था आपको 3D का मतलब त्रिविमीय तल, और त्रिविमीय तल का मतलब घनाभ की कितनी विमाएं होती हैं, घनाभ की विमाएं कितनी विमाएं होंगी। आपको पता है ये लंबा है तो क्या होगी, लंबाई। यदि ये चौड़ा है तो क्या होगी, चौड़ाई। और देखो ऊंचाई भी जाना इसमें तो ये क्या होगी, ऊंचाई। तो ये हो गई दोस्तों त्रिविमीय तल, मतलब 3 विमाएं इसकी कौन सी होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और वो आपने सुन लिया होगा कि आयताकार फलकों से बनी आकृति कौन सी कहलाती है, घनाभ कहलाती है। आयताकार फलकों से बनी आकृति कौन सी होगी, घनाभ होगी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं क्षेत्रफल और आयतन की। तो देखो दोस्तों क्षेत्रफल मैंने बताया था कि दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं, एक तो होगा पार्श्व या वक्रपृष्ठीय जो चारों ओर का क्षेत्रफल होगा जिसमें ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग को शामिल नहीं किया गया है। एक होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसमें ऊपर वाले और नीचे वाले भाग को क्षेत्रफल को शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको सूत्र बता देता हूं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका सूत्र बता रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसके जैसा का जैसा ये है तो कितने हो गए, 2 हो गए। ये सामने वाला जो भाग है उसके जैसा का जैसा ये होगा तो कितने हो गए, 2 भाग हो गए। अब जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि छत है वो लंबाई चौड़ाई में ज्यादा है, फर्श है वो लंबाई चौड़ाई में कम होगा। तो जैसा छत है वैसे क्या है, फर्श है ना, कितने कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। तो दोनों से गुणा कर लेते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाली दीवार है, इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना L गुना B, ठीक है। तो ये वाली दीवार है उसका भी आ गया, ये वाली दीवार है इसका भी आ गया, क्यों, 2 से गुणा कर दिया। फिर बात करते हैं इसकी, इसमें क्या है, एक तो मान लीजिए आपके पास क्या है, जो लंबाई हो गई वो हो गई, एक क्या हो गई, ऊंचाई है वो हो गई। तो L गुना B
बी गुणा एच प्लस एल गुणा एच, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो भाई सीधी सी बात है कि वक्र पृष्ठीय में चारों ओर का निकालना है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला भाग उसका घटा दो। ऊपर वाला और नीचे वाला भाग कौन सा होगा? देखो फर्श है, छत में, उसमें कौन सी ऊंचाई थोड़ी होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो देखो 2l गुणा h प्लस b गुणा h, कौन से वाले भाग को इसमें से अलग कर दिया? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि छत वाला और फर्श वाला भाग है उसको अलग कर दिया। और ये क्षेत्रफल कौन सा होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसका थोड़ा सा और संशोधन करके भी लिख सकते हैं। देखो इसमें भी ऊंचाई आ रही है, इसमें भी ऊंचाई आ रही है, तो ऊंचाई को क्या लिख सकते हैं हम? h को कॉमन लिख सकते हैं ना। तो 2h, ये क्या हो गया? l प्लस b, ये होता है इसका वक्र या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बारे में, लेकिन हम किसकी बात कर रहे थे? आयतन की बात कर रहे थे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? 3 इकाइयां होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसका आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन ये होगा l गुणा b गुणा h, और l b h तीनों से आप समझ गए होंगे। l का मतलब क्या हो गया? लेंथ, उसकी लंबाई हो गई। b का मतलब क्या हो गया? बर्थ, उसकी चौड़ाई हो गई। h का मतलब क्या हो गया? हाइट, उसकी ऊंचाई हो गई। अब देखो आपने घनाभ पढ़ लिया, तो घनाभ के सूत्र से हम तीनों के सूत्र किसकी बना सकते हैं? घन की। एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घन। सबसे पहले आपको समझना है, ध्यान से रखना है, घन में कौन से फलक होते हैं? वर्गाकार फलक होंगे। कौन से फलक होंगे? वर्गाकार। जैसे आपने इसमें किया था ना कि आयताकार फलकों से बनी आकृति कौन सी होती है? घनाभ होती है। वैसे ही वर्गाकार फलकों से बनी आकृति कौन सी होगी? घन होगी। तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें विमाएं कैसे नोट करते हैं। तो आपको पता ही होगा, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई नहीं लेते हम, वर्ग में क्या लेते हैं? भुजा लेते हैं। तो इसमें भी क्या ली जाएगी? भुजा ली जाएगी। भाई ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो आपको सीधा सा समझ में आ गया इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होती है? बराबर होती हैं। आपने वो देखा ना पासा, उसमें आपने देखा होगा लंबाई भी उसकी उतनी रहती है, चौड़ाई भी उतनी रहती है, और ऊंचाई भी क्या रहती है? उतनी रहती है। तो घनाभ कौन सी आकृति है? जैसे एक पासे की जैसी आकृति। और घन और घनाभ की बात करें तो आपने घन दिया लंबाई को देख रहे हैं, बिना देख रहे हैं घनाभ की आकृति को। ठीक है, चलो इन सारे सभी सूत्रों से ये बनाते हैं। इसमें विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो गई, लेकिन इसमें विमाएं की मैं बात कर लेता हूं। तो देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही बराबर लेते हैं, तो उसको क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं भुजा, नाम दिया जाता है। मान लीजिए इसकी भुजा को हमने a मान लिया। क्या मान लिया? a। ऐसी कोई ये नहीं है कि a मान कर चले तभी हो सकता है, कुछ भी मान सकते हो आप, अल्फाबेट के अक्षर में से कौन सा भी मान सकते हो। ठीक है, चलो इस सूत्र से बनाते हैं। ये किसका सूत्र है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इससे हम घन का बनाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से देखना है दोस्तों, ये क्या है? 2। अब देखो इसमें लंबाई है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर है ना। लंबाई को हमने क्या लिख लिया? a लिख लिया। तो आप भी यहाँ पे a लिखो। चौड़ाई को भी क्या लिखा है? a लिखा है, a लिख लो। फिर क्या आ गई? चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई को क्या लिखा है? a लिख लिया। ऊंचाई को भी क्या लिख लिया? a लिख लिया। फिर इसमें क्या है? लंबाई को क्या लिख रखा है? a लिख रखा है। तो लंबाई को भी a लिख लिया और ऊंचाई को भी क्या लिख लिया? a लिख लिया। देखो 2 a को a से गुणा किया, a स्क्वायर आ गया। फिर a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर आ गया। फिर क्या आ गया? a स्क्वायर आ गया। 2 गुणा ये कितने a स्क्वायर हो गए? 3 a स्क्वायर हो गए। 2 गुणा 3 कितना? 6 a स्क्वायर आ गया। तो ये होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से क्षेत्रफल की? वक्र पृष्ठीय की। तो इसी सूत्र से इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बना सकते हैं। एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो यहां पे दोस्तों कितना है? 2 लिया हमने, क्योंकि दोनों जो फलक है वो समान होते हैं, तो 2 हो गया। फिर इसमें क्या लिया गया? l गुणा h प्लस b गुणा h। तो लंबाई इसमें हमने शामिल, मतलब सभी के लिए a लिया है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर है, तो a ले लिया। और ऊंचाई को भी क्या ले लिया? a ले लिया। फिर लंबाई को क्या ले लिया? a, और जो चौड़ाई है उसको क्या ले लिया? a ले लिया। तो 2a गुणा a स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया। तो 2a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया 4a स्क्वायर। ये होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो घनाभ का आयतन है उससे ही घन का आयतन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो घन का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन आपने क्या लिखा था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखो इसमें लंबाई क्या? a है, चौड़ाई क्या है? a है, और ऊंचाई भी क्या
तो एक बार जल्दी से इनके सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम किसकी बात कर रहे थे? घन तथा घनाभ की। अब 3 आकृति हो रही है आपके पास, उसके बारे में बात करेंगे। बेलन, गोला, शंकु। बेलन, गोला, शंकु। सबसे पहले हम आकृति की बात कर लेते हैं बेलन, ठीक है। आपको पता ही होगा बेलनाकार आकृति, जैसे घरों में छत के जो पानी उतारने के लिए जो नाले लगे रहते हैं ना, पाइप, वो किस प्रकार के होते हैं? बेलनाकार आकृति होती है। घरों में अनाज की टंकी वगैरह होती है, वो किस प्रकार की होती है? बेलनाकार आकृति होती है। हमारी जो पानी की कुंडी वगैरह होती है, वो किस प्रकार की होती है? बेलनाकार आकृति होती है। तो देखो बेलनाकार आकृति एक बार हम बना लेते हैं, याद रखना है बेलनाकार आकृति में बीच वाला भाग तो बेलनाकार होता है, लेकिन इसका ऊपर वाला और नीचे वाला भाग कैसा होता है? वर्ताकार होता है। इसमें हम बात करते हैं कि देखो ये तो क्या होगा, इसकी एच मतलब ऊंचाई हो गई, और ये वर्ताकार भाग है, तो आपको पता है कि वर्ताकार भाग का नाम आते ही क्या हो गया? व्यास हो गया डी, ठीक है। अब इसमें देखना है कि वर्ताकार भाग और बेलनाकार भाग दोनों जुड़े हुए हैं, तो इनका व्यास क्या है? एक ही है, ठीक है। और व्यास से हम आधी करते हैं, वो क्या होगा? इसकी त्रिज्या हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं, देखो एक बार सिलेबस के बारे में हम बात करें तो नॉर्मल सी बातें जान लेते हैं। इसमें भी क्षेत्रफल होता है, एक तो होता है वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई rh। और यदि हम बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी बात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखो दोस्तों इसमें एक बार मैं हिंदी में तो नहीं लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं कि बीच वाला भाग कैसा है? बेलनाकार भाग है, और ऊपर वाला भाग कैसा है? वर्ताकार भाग है, और नीचे वाला भाग कैसा है? वर्ताकार भाग है। तो सॉरी मैंने बताना भूल गया, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। जिसे वर्त की परिधि और परिमाप के बारे में हमने बात की थी, लेकिन वर्त का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो एक बार मैं सीधा सा लिख रहा हूं, इसमें ऊपर वाला भाग कैसा है? वर्ताकार है ना, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। बीच वाला भाग कैसा है? बेलनाकार है, तो बेलनाकार भाग का होगा 2 पाई आर एच। और नीचे वाला भाग कैसा है? वर्ताकार भाग है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या लिख दिया? पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या चल रहा है? 2 पाई आर एच चल रहा है। कोमल बदल जैसे 2 आ गया, पाई आ गया, एक आर आ गया, यहाँ पे क्या बचा है? आर बचा है, यहाँ पे क्या बचा है? एच बचा है। तो दोस्तों ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं आयतन की। किसकी बात करेंगे? आयतन की। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के बाद हमारे पास आकृति है गोला। कौन सी आकृति है? गोला। आपको ध्यान में होगा गोला कैसा? वृत्त की जैसी आकृति होती है, लेकिन वृत्त है जो आयतन रहित होता है, गोला होता है वो क्या होता है? आयतन सहित होता है, मतलब इसमें आयतन होता है। तो ये तो क्या होगा? वृत्त का व्यास होगा ना, ठीक है। और व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या हो गई, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना शायद भूल गया कि आपको त्रिज्या है उसके बारे में 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। मान लीजिए आपको कोई पूछ रही कि त्रिज्या क्या है, तो आपको आंसर क्या देना है? व्यास की आधी त्रिज्या होगी। क्या होगा? व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या। यदि आपको पूछ लिया जाए कि त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आपने अगर ये आंसर दे दिया तो ये आंसर सटीक नहीं होगा। त्रिज्या किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी या परिधि को मिलाया गया जो रेखा या दूरी होती है वो क्या होती है? त्रिज्या होती है। ध्यान रखना है त्रिज्या क्या है, त्रिज्या किसे कहते हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। ये व्यास हो गया, ये इसकी आधी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब आपको एक ध्यान में रखना है कि कोई भी आकृति उसमें 2 प्रकार के क्षेत्रफल बताए थे, लेकिन गोले में पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। गोले में कोई अनुप्रस्थ भाग नहीं जुड़ा है। देखो बेलन में बेलनाकार भाग है, वर्ताकार भाग है, लेकिन गोले में तो क्या है? गोलाकार भाग है ना। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, और वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यदि हम गोले के आयतन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की, तो वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम बात करते हैं, देखो भाई एक इसमें आकृति नहीं लिखी, कई बार गोले का जो आधा भाग होता है वो क्या होता है? अर्धगोला होता है। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो मैं यहां पे बना देता हूं अर्धगोला।
कौन सी आकृति बनाई है? अर्धगोला। देखो ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अर्धगोला ना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही नहीं होगा। क्यों? इसमें दो प्रकार की आकृति जुड़ी है। नीचे वाला भाग तो कौन सा अर्धगोलाकार है, लेकिन ऊपर वाला भाग कौन सा होता है? कौन सा होगा? वर्गाकार भाग। आपने घरों में देखो दिए की आकृति, घरों में काम में लेने वाली कटोरी की आकृति किस प्रकार की? नीचे वाला तो अर्धगोलाकार भाग है, लेकिन उसके ऊपर वाला भाग कैसा होता है? वर्गाकार होता है ना। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। इसका यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो तो क्या हो जाएगा? जो वर्त है उसका आधा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कौन सी बात की? ये कौन सी आकृति ऊपर लिख लेना आपने? अर्धगोला। कौन सी आकृति है? अर्धगोला। और ये इसका क्या होगा? व्यास हो गया, और व्यास की आधी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो देखो दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वर्त वाला जो क्षेत्रफल है उसका आधा हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, नीचे वाला भाग कौन सा है? अर्धगोलाकार है ना, तो अर्धगोले का होगा 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसके ऊपर एक भाग और भी जुड़ा है, वर्ताकार भाग। तो देखो अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं। ध्यान रखना दोस्तों, इसका मैं यहां पे लिख रहा हूं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक तो नीचे वाला भाग हो गया 2 पाई r स्क्वायर, और इसके ऊपर एक और जुड़ा है वर्ताकार भाग, उसका क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। क्या हो गया? पाई r स्क्वायर। तो ये टोटल मिलके कितना हो गया? 3 पाई r स्क्वायर। तो आपको ध्यान रखना है, गोले में तो एक ही होता है, लेकिन अर्धगोले में अलग अलग होता है। इसका वक्र पृष्ठीय तो होगा 2 पाई r स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम आयतन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की, तो वो गोले के आयतन का तो रगा गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले का कितना होगा? 2/3 पाई r क्यूब। हाँ, एक चीज और बताओ मेरे को, भाई कई है उसके क्षेत्र में पाई आ जाता है, लेकिन कई के पाई नहीं आता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो गोलाकार सर्किल टाइप में आकृति होती है ना, उसमें आपको देखना आयतन और क्षेत्रफल में पाई लगता है, वरना जैसे घन घनाभ आयत है, वर्ग है, उनके क्षेत्रफल में पाई को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें गोलाकार सर्किल होती है उस वाले क्षेत्रफल और आयतन में किसको शामिल किया जाता है? पाई को शामिल किया जाता है। अब हमारी एक आकृति हो रही शंकु, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं शंकु की आकृति की। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं शंकु की। देखो भाई, कई बार ऐसा हो जाता है कि नीचे अगर आपको दिख नहीं रहा तो वो मैं सूत्र है वो ऊपर लिख देता हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैथ का है जो सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए इधर उधर एडजस्ट कर लेना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लिख लेना। कौन सी आकृति रह गई थी? शंकु। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ध्यान में रखना चाहिए शंकु कौन सी आकृति थी। आपने बर्थडे की जो केप देखी है ना, वो क्रिसमस वाली केप, वो कौन सा? और नॉर्मल से हम जैसे कोन वाली आइसक्रीम खाते हो आप, कौन सी आकृति की होती है? शंकु वाली आकृति की। कौन सी आकृति की होगी? शंकु वाली की। तो आपको ध्यान में रखना है, वह आकृति जिसका नीचे वाला भाग वर्ताकार होता है तथा ऊपर वाला भाग ढालू रूप से होता है, वो कौन सी आकृति होती है? शंकुआकार आकृति। देखो कोन वाली आइसक्रीम, मैं एक बार लिख देता हूं, कोन वाली आइसक्रीम सभी ने खाई होगी, सभी ने खाई है, ठीक है ना। और कौन सी होती है? बर्थडे केक, ठीक है ना। बर्थडे पर जो हम टोपी लगाते हैं ना, वो कौन सी आकृति होती है? शंकु वाली आकृति होती है। सबसे पहले हमें देखना है इसमें कि ये जो वर्ताकार भाग है, तो इसका पूरा तो क्या होगा? व्यास होगा, और व्यास की आधी क्या होगी? त्रिज्या हो गई। और ये इसमें क्या हो गई? ऊंचाई हो गई ना, h। और एक चीज और शामिल की गई है, वो होती है तिर्यक ऊंचाई। क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई, जिसको किससे लिखते हैं? L से लिखते हैं। तो पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, शंकु का व्यास। शंकु का व्यास किससे लिखेंगे? D से। त्रिज्या को किससे लिखेंगे? R से लिखेंगे। और शंकु की ऊंचाई को किससे लिखेंगे? ऊंचाई को लिखेंगे H से लिखेंगे। तथा तिर्यक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखेंगे? L से लिखेंगे। ये आपके पास चारों है, वो याद रहना चाहिए। D किसको बोलते हैं, R किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं, L किसको बोलते हैं, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी क्षेत्रफल की? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय मतलब चारों ओर का,
नीचे वाला वर्गाकार भाग उसमें शामिल नहीं किया गया है, वो कितना होगा पाई आर एल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो देखो ऊपर वाला भाग तो कैसा होगा, वक्र पृष्ठ हो गया ना, ये जुड़ गया, प्लस इसमें नीचे वाला भाग भी जुड़ा हुआ, नीचे वाला भाग कौन सा वर्गाकार है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन ले लो, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है, तो एल प्लस आर आ गया। ये इसका क्या होगा क्षेत्र, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब आपको ध्यान में रखना है आयतन। आयतन होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आपको ये लाइन याद रखनी है कि जो बेलन का आयतन होता है ना और शंकु का आयतन, उसमें एक संबंध होता है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा। जैसे बेलन का आयतन आपने क्या लिखा था पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको ध्यान में रखना है इसका आयतन कितना होगा 1/3 होगा, तो 1/3 से गुणा कर दो आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। अब देखो आपने देखा होगा कि डी आर एच ये नॉर्मल से आपको दिए हुए मिलते हैं। यदि इन तीनों में से कोई भी राशि आपको दी हुई नहीं होती है तो एक आपके पास सूत्र होता है तिर्यक ऊंचाई का। किसका? तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई का वो होता है L बराबर √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। यदि हमारे पास तिर्यक ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई नहीं दी गई है, तो इससे निकाल सकते हैं, या फिर त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है तो तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, या फिर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दी गई है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है तिर्यक ऊंचाई का क्या सूत्र होगा √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखो ये सूत्र है ना त्रिकोणमिति की जो पाई है वो उस पर में है, उससे बनाया गया। वो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना तब उस चीज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप एक बार इतना बेसिक से समझ लो। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 2 सेकंड का आपके पास टाइम है। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो हम अब बात करते हैं कि 2-3 टॉपिक और रह गए हमारे, उसके बारे में डिटेल से तो हम बात करेंगे जब आपकी क्लास अलग-अलग टॉपिक की अलग-अलग प्रोवाइड कराएंगे तब। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि कौन से टॉपिक आएंगे, जैसे 10th लेवल तक की त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के साथ बीजगणित के पार्ट को शामिल किया गया है, ठीक है ना, बीजगणितीय मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है 10th लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री है ना, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है 10th लेवल तक की प्रायिकता। प्रायिकता तो सभी को आती है, नॉर्मल है, सबसे सरल यही चीज है, ठीक है ना। और उसके साथ में आपको ऊंचाई और दूरी का भी ध्यान में रखना है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। और एक बात और है कि आपको संख्या पद्धति का विशेष ध्यान देना है। किसका? संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति, उसमें कौन सी संख्या शामिल है एक बार मैं लिख देता हूं, डिटेल से हम पढ़ेंगे तब बात करेंगे, अलग से क्लास लगाएंगे आपकी। जैसे सम संख्या हो गई, सम, फिर क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। अभाज्य के बाद में एक हो गई सभाज्य संख्या हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अपरिमेय संख्या के अलावा भिन्न संख्या हो गई, भिन्न संख्या हो गई, और भिन्न संख्या के अलावा वास्तविक संख्या हो गई। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या हो गई। एकाधिकन, एकानुमेन, पूर्ववर्ती, परवर्ती, परवर्ती, ये जो संख्या है उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। देखो नॉर्मल सी बात है, सम संख्या, विषम संख्या छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, सहभाज्य संख्या का नाम आ गया। तो आपको ध्यान रखना है ऐसी संख्या जिसका सभी में भाग कर सकता है, कौन सी संख्या होती है? सहभाज्य संख्या। आपको पता ही होगा ऐसी संख्या तो भाई एक ही है जिसको हम किसी भी संख्या में भाग दे सकते हैं, किसी भी संख्या में आप भाग दे सकते हो। एक बार नॉर्मल सी डिटेल देख लेते हैं। सम संख्या कौन सी है? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा डिवाइड होती है, जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, कौन सी होती है? विषम संख्या, भाज्य संख्या। याद रखना दोस्तों कि भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग चला जाता है। लेकिन यदि ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं रहता, वो क्या होगी? अभाज्य संख्या। और ऐसी संख्या जिसका सभी में भाग चला जाता है, कौन सी होगी? सहभाज्य संख्या। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में आधार बट्टे में लिख सकते हैं, वो कौन सी होगी?
परिमेय संख्या, और जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जाती वो कौन सी गई, अपरिमेय संख्या हो गई। भिन्न संख्या कौन सी होती है, जो अंश तथा हर के रूप में लिखी जाती है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है। भिन्न संख्या में दो पार्ट शामिल होते हैं, एक तो होता है साधारण भिन्न, कौन सा भिन्न होगा, साधारण भिन्न, एक होगा मिश्र भिन्न, कौन सा भिन्न होगा, मिश्र भिन्न। ठीक है, इनके बारे में आपकी क्लास में हम क्लास प्रोवाइड करा देंगे आपको। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर होते हैं उनके बारे में। तो देखो दोस्तों, ये था मैथ का सिलेबस जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ होगा। बाकी हम डिटेल से बात करेंगे जब अलग-अलग क्लास अलग-अलग टॉपिक की अलग-अलग क्लास लगाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सिलेबस के बारे में आपके लिए क्लास हम लेके आएंगे। सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, तो निरंतर हमारी क्लास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आने लगेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।